तो कैसे हो दोस्तों। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ हैं एंड सभी के घर वाले भी स्वस्थ हैं। आप सभी का लेट्स स्टडी टुगेदर पे स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे 6 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो थोड़ी सी आपसे बात करना चाहता हूँ कि मैं इसको एक एजुकेशनल चैनल ही बनाए रखना चाहता हूँ, साथ साथ में मैं मोटिवेशनल वीडियो भी पोस्ट करता हूँ। वो इसलिए है कि अगर आपको देखना हो तभी देखें, वो मैंने अलग दूसरी प्लेलिस्ट में डाले हैं। मैं अपने चैनल को एक तो क्या न्यूज़ चैनल नहीं बनाना चाहता था। बहुत सारे चैनलों में क्या है, एजुकेशन चैनल बनाने के बाद क्या है, हर छोटी सी छोटी कोई भी मतलब कहीं पे बाल भी हिला तो उसका एक वीडियो 10 मिनट का 15 मिनट का वीडियो बना के छोड़ देते हैं। तो फिर क्या है, आपको भी वो एक तरह का क्या एंगेज कर लेते हैं। मैं नहीं चाहता कि हर छोटी से छोटी न्यूज़ का मैं एक वीडियो बनाऊं, फिर वो क्या आपका टाइम बर्बाद हो। मैं आपका आपका टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपका टाइम बहुत बर्बाद नहीं करना चाहता। तो मैं एक ही वीडियो में क्या है, लगभग समराइज करके सारे मतलब न्यूज़ डाल दूंगा। हाँ, अलग मैं एक मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ, जब आपको लगे तो देखो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। आपका टाइम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन इसीलिए बनाता हूँ क्योंकि अगर कोई डिमोटिवेट हो रहा है तो थोड़ा सा उसको क्या है, चिंगारी लग जाए मोटिवेशन की, तो वो भी आपको जब ज़रूरत पड़े तभी देखना। मैं तो साफ साफ मना करता हूँ। अभी तक वैसे भी मैं चैनल धीरे धीरे बनाया है, ग्रो कर रहा हूँ। मुझे क्या है, इतने ज़्यादा वीडियो डाल के क्या है, मुझे आपका टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो चलो देख लेते हैं आज की जो आपने थंबनेल में देख रहे हो। एक तो 4 अगस्त 2020 का जो अभी लेबनान में एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, और दूसरा एक पुराना जो 6 अगस्त 1945 का जो हिरोशिमा पे बम गिराया गया था। तो उसी के बारे में है कि जो इनका जो आजकल क्या इम्पैक्ट हो रहा है, मतलब अब दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, कहाँ मानवता के साथ एकदम हम साथ रहते थे और आज क्या है, एक तरह की त्रासदी अब चल रही है। और 2020 की जो साल है वो तो वैसे ही बहुत मतलब खराब साल है। तो सबसे पहले हम मोटिवेशनल कोड देख लेते हैं आज का। लीडरशिप इज द क्वालिटी टू ट्रांसलेट विजन इनटू रियलिटी। क्या है, एक लीडरशिप होती है, एक तो होता है बॉस होता है। तो क्या वो बॉस का क्या होता है, उसको केवल काम निकालना होता है, जोर जबरदस्ती करके उसको क्या अपने जो उसके नीचे सबॉर्डिनेट काम कर सकते हैं उनसे काम कराना होता है। एक लीडरशिप होती है, एक जो लीडर होता है ना, वो क्या करता है, अपने दोस्तों के साथ जो अपने साथ काम करते हैं उनके साथ चल के उनको सहारा देके और फिर एक काम मतलब एक लीड करते हैं। वो बॉस की तरह काम नहीं करते। तो वो लीडरशिप की क्वालिटी अलग होती है, बॉस की क्वालिटी होती है। तो हमेशा बनने की कोशिश करो, लीडर बनने की कोशिश करो। हमेशा जो मास होती है ना उसको एक्सप्लोइट नहीं, उसको साथ लेके कोशिश करो। और आपने एक ऐसा मतलब फील्ड, आप ऐसा फील्ड चेंज कर रहे हो, उसमें बॉस कहीं नहीं बनना जाएगा। अगर आप यूपीएससी के लिए जाना चाह रहे हो तो आप सोचिए कि आप जो पब्लिक है उसके सर्वेंट हो, ठीक है। तो हमें अपने आप को क्या बॉस कभी नहीं माना, हमें लीडर माना है। सर्वेंट जरूर होती है, गलत बात में लो। आपको पब्लिक के साथ चलना है और पब्लिक को लेके चलना है, तथा उनको क्या उत्थान करना है, उनको क्या है, उनका अच्छा करना है। एक पब्लिक सर्वेंट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम यही होता है कि वो अच्छा काम करे। और कोई क्या है, जो कुछ क्वालिटी होती है ना, उनको जो विजन होता है ना, जो भी हम सोचते हैं, जो एक अच्छा जो अफसर क्या होता है, अच्छा लीडर क्या होता है, जो हम सोचते हैं उसको रियल लाइफ में हम क्या है, लेके आए, रियल लाइफ में बदलें। तो वो एक लीडर की क्वालिटी होती है। तो बी लाइक ए लीडर, नेवर लाइक ए बॉस। ओके। तो हम सबसे पहले कल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके आंसर देख लेते हैं। लास्ट डे का क्या था, जो बुक स्वच्छ भारत क्रांति जी जो गजेंद्र सिंह शेखावत जी और स्मृति ईरानी जी ने लॉन्च की थी, वो हिंदी वर्जन था। कौन सी किताब का था, तो वो एक हिंदी वर्जन था। द स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन का ही एक हिंदी वर्जन था जिसमें 35 ऐसे लिखे हुए थे। नेक्स्ट में ग्लोबल मिथेन बजट किसके द्वारा रिलीज किया गया, तो एक ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के द्वारा रिलीज किया गया था। नेक्स्ट है, एज पर ग्लोबल मिथेन बजट, मिथेन इज इंक्रीज 2017, मतलब 2006 से लेकर 2017 के बीच में, मतलब 2006 से लेकर 2017 के बीच में मिथेन का कितने इंक्रीज हुआ है, तो ये लगभग 9% इंक्रीज हो चुका है मिथेन का, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस भी है। तो चलो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। क्या है, पावर टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट में कौन सा आर्टिकल जो है ना उसको पावर देता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, तो आर्टिकल 129 है, ये याद रख लेना। वैसे ही पावर टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हाई कोर्ट को कौन सा आर्टिकल मतलब पावर देता है, वो आर्टिकल 215 है। तो ये भी आप याद रख लेना। किसके लिए न्यूज में अभी जो सीनियर एडवोकेट है प्रशांत भूषण, उनको क्या ऊपर के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाया गया है। उन्होंने कुछ मतलब प्रतिक्रिया दे दी थी जो सीजीआई जस्टिस बोबडे को, जो वो बाइक पे उनके जो एक दो फोटो शेयर की थी, तब उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया दी थी। तो उन्होंने भी कहा कि सीजीआई को हो सुप्रीम कोर्ट मान लेना और सुप्रीम कोर्ट को सीजीआई मान लेना, उससे सुप्रीम कोर्ट की पावर को मतलब अंडरमाइन करना है। ये नहीं है कि जो सीजीआई है वो अपने आप में सुप्रीम कोर्ट होता है, क्योंकि सीजीआई इज ए पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नॉट सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जो होते हैं ना वो होते हैं, और वो मिलके वो भी क्या है, एक सुप्रीम कोर्ट नहीं होते, वो सुप्रीम कोर्ट को बनाते हैं, एक इंस्टीट्यूशन को बनाते हैं। तो ये होता है कि जो पर्सनल हम बातें एक दूसरे के बारे में कह सकते हैं। आप नहीं देखते कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में लोगों बात कहते हैं। तो ये एक डेमोक्रेसी का एक हिस्सा होता है। आप इसको अलग अलग व्यू हो सकते हैं। देखो मैं एक आपको बात बताता हूँ आज, कि यूपीएससी है, मैं आपको केवल न्यूज़ बता सकता हूँ। आप कभी भी मेरे व्यू लेके, आप अपने व्यू लेकर मत चलना। मेरे व्यू आपके ऊपर कभी भी हावी नहीं होनी चाहिए। मैं केवल आपको न्यूज़ बता सकता हूँ। यूपीएससी कभी भी जो कोचिंग करके आते हैं ना,
क्या वो आपको क्या, ये जरूरी नहीं आप कोचिंग में एक जो रट्टी रटाई चीजें सीख के आ जाओ। आप हमेशा अपना व्यू रखना शुरू कर दीजिए। यूपीएससी वही चाहती है, आप अपना व्यू किस तरह रख सकते हो। अगर आप केवल रट्टी रटाई बात देख रहे हो तो मैं रियली सॉरी टू से कि यू आर नॉट सुटेबल फॉर यूपीएससी। आपको अपना व्यू जरूर रखना है। तो जैसे मैं बताता हूँ मेरा व्यू क्या है, कि जैसे अभी प्रशांत भूषण जी ने उनके ऊपर कुछ कमेंट किया, और आप देखिए जो हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तीनों को अलग अलग 3 ऑर्गन बताया, जो लेजिस्लेटिव हो गया, जो एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी। अगर वो सेपरेशन ऑफ पावर है, तीनों को पावर है, तो क्या हम क्या केवल पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन है उसी का हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं क्या? डेमोक्रेसी केवल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो गए, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव को क्रिटिसाइज करने के लिए ही हमारी डेमोक्रेसी है? नहीं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है कि क्रिटिसाइज सुप्रीम कोर्ट का भी होना चाहिए, क्योंकि इट इज ए पार्ट ऑफ क्या है, अपने देश का क्या, एक जो संस्था है सेपरेशन ऑफ पावर का। मैं ये नहीं कहूँगा पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है, पार्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर मतलब ये एक देश की सुप्रीम बॉडी है, उसको भी हमें क्रिटिसाइज करनी चाहिए। और ये खुद लिखा हुआ है कि अगर आपका क्रिटिसाइज सही है तो आप क्रिटिसाइज कर सकते हो। और दूसरा ये तो पर्सनल पे था कि उनको बहुत बड़े पर्सनल भी हम एक दूसरे पर क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो ऐसे कंटेम्प्ट ऑफ करना मतलब कहाँ तक सही है, और एक सीजीआई को सुप्रीम कोर्ट मान लेना और सुप्रीम कोर्ट को ही सीजीआई मान लेना, मतलब कहाँ तक सही है। ये तो अलग अलग व्यू हो सकता है। आपका क्या व्यू है, आप भी मतलब कमेंट बॉक्स में देना आपका क्या व्यू है इस बात पे, कि जो उन्होंने कुछ क्रिटिसाइज किया कि जस्ट सीजीआई साहब बाहर घूम रहे हैं और जो मिग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी हालत क्या है। तो उस समय कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हुआ था ना, तो मिग्रेंट वर्कर मुंबई से लेके बिहार तक पैदल जा रहे थे और उनकी ये हालत हो गई थी। तो इसीलिए ये कुछ बातें कही गई थी। तो चलो आगे देख लेते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहाँ पे है आपको बताइए? तो ये गुड़गांव में उसका हेडक्वार्टर। तो एनबीडब्ल्यूएल नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये कौन सी बॉडी है? ये एक तो बताया गया है कि अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू बनी है, मैंने खुद आगे लिख रखा है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनी है। तो ये एक स्टेचुटरी बॉडी है। ये किस लिए न्यूज में थी अभी? इनको क्या है, जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बाद क्या इसको जो एनबीडब्ल्यूएल की बॉडी है इसको भी डायल्यूट कर दिया गया है, कि बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गए, नेशनल पार्क है, अगर उनमें भी अगर डेवलपमेंट वर्क होता है, जो कुछ वर्क मैंने कल की न्यूज में है, पूरा नहीं बता पाऊंगा, तो क्या है आप उसमें जाके देख लेना। तो उसमें भी अगर आप कुछ हद तक अगर डेवलपमेंट वर्क करते हो, तो उनको भी इसकी जो क्या रिकमेंडेशन और इसका क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या है, आप जो एनवायरनमेंट पे ना बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल रहे हो, विदाउट कुछ क्लियरेंस के ही आप काम शुरू कर रहे हो। तो ये क्या है, अभी जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट जो मिनिस्ट्री है ना, जो बनाई गई है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए और तथा एनवायरनमेंट फॉरेस्ट को बचाने के लिए, लेकिन क्या है उन्हीं की जड़ काटने में लगे हैं। तो ये डाइल्यूट करते जा रहे हैं पावर। तो इसके अंदर आपसे क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके थ्रू भी। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ चेयर किसके द्वारा की जाती है? तो ये बोर्ड प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा चेयर किया जाता है। और उसी के अलावा क्या स्टैंडिंग कमेटी जो होती है उसको चेयर कौन करता है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो स्टैंडिंग कमेटी है उनको चेयर करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, शेर क्रीक लाइन मेक बाउंड्री ऑफ टू नेशन। जो शेर क्रीक, ये आप याद रख लेना, ये भी एक दो प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि मैक्सिमम यही याद रखते हैं कि जो इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर है वो रेड क्लिफ लाइन बनाती है। लेकिन आप ये याद रख लेना कि शेर क्रीक लाइन भी जो गुजरात का जो एरिया है वहाँ पे एक जो डेल्टा का एरिया है, जो इसका इंडस रिवर का, वहाँ पे शेर क्रीक लाइन है। तो ये इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है। तो चलो आज की न्यूज़ देख लेते हैं अभी। आज है हिरोशिमा डे, 6 अगस्त को। तो 6 अगस्त में क्या हुआ था इतना कि आज हिरोशिमा डे मनाया गया था? इट वाज द डे व्हेन 1945 एन एटॉमिक बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड इन सिटी ऑफ हिरोशिमा। ये वो दिन था, और वो बहुत ही भीषण दिन था कि जब एटॉमिक बॉम्ब जब हिरोशिमा पे गिराया गया था। तो लेकिन आप अगर उस कॉन्टेक्स्ट में जाओगे तो आप मतलब अलग अलग सोचने की बात होती है। वो जैसे आज हमें वो दिन बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि एक तरह का मतलब बहुत 80,000 लोग, बताया गया ना 90% ऑफ सिटी और 80,000 लोग तुरंत मार दिए गए थे। लेकिन आप उनको, अमेरिका को मना भी किया गया था जब बना दिया गया था कि ऐसा बम गिराना नहीं है, लेकिन अमेरिका ने क्या अपना पावर दिखाने के लिए कर दिया गया। लेकिन अब उस समय अमेरिका के पास जो कोई लड़ाई रुक नहीं रही थी, जापान और चाइना क्या मिलके मतलब अटैक एशिया पे अटैक कर रहे थे। और उस समय जापान क्या इतना मतलब क्रूल आर्मी थी, वो आर्मी मतलब लोगों को इस तरह मार रही थी जापान की आर्मी, तो उसको भी रोकना था। और दूसरी बात, उन्होंने तुरंत क्या पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया था। ठीक है, जो अमेरिका मतलब पूरा पर्ल हार्बर को मतलब आप सोच नहीं सकते, पर्ल हार्बर में अंदर काला गुबेर लगा दिया था जापान ने। इतने जैसे मक्खियां होती है ना, जो टिड्डी का दल होता है, आपने जब अभी रिसेंटली देखा टिड्डी का दल, वैसे क्या है जापान के एयरक्राफ्ट वो पूरे के पूरे पर्ल हार्बर पर मतलब लगभग बहुत सारे जहाज, लगभग 3,000 से ज्यादा लगभग बॉम्ब गिरा दिए थे पर्ल हार्बर पर। तो पूरा का पूरा पर्ल हार्बर बर्बाद कर दिया सेकंडों में जापान में। तो अमेरिका ने फिर क्या, अमेरिका भी पर्ल हार्बर के अटैक करने के बाद अमेरिका भी सेकंड वर्ल्ड वार में कूद गया था। और फिर ये लास्ट में जब सारे जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था, लेकिन जापान ने उस समय सरेंडर नहीं किया था।
तो एक अमेरिका तो अपनी पावर दिखानी थी, एटम बम का परीक्षण भी करना था और तथा जापान को रोकना भी था। तो जापान पे ये बम गिरा दिया था। तो इसका बम का नाम भी आ रहा था ना, लिटिल बॉय इसका नाम था। लेकिन आप सोच सकते हो उस समय न्यूक्लियर बम का गिराना, आज मतलब आज की दुनिया में कितना हालत विघ्न दशा हो रखी है एटम बम की वजह से। मतलब हर देश, पाकिस्तान तो चलते ही एटम बम की धमकियां देता रहता है, उसको ये नहीं पता दूसरे देश पे एटम बम है। इंडिया के बारे में आप सोच सकते हो, न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में आ जाए, एटम बम की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी भी इंडिया की है। अभी उसको क्या रिवाइव करने का भी 2-3 बार बातें उठ चुकी है कि न्यूक्लियर पॉलिसी जो बम एट फर्स्ट यूज पॉलिसी को भी चेंज करना चाहिए, क्योंकि कंडीशन ऐसी हो रही है। लेकिन उसके भी अलग अलग, आपको पता है, आप पूरी फिर कभी न्यूज़ में देखेंगे, उसके भी अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेज है। तो ये कहा गया है कि हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, और हम कभी भी इंडिया क्या है, उस देश के पास बम, उसके ऊपर न्यूक्लियर बम कभी नहीं गिराएगा जिसके पास बम, ये न्यूक्लियर बम नहीं है। तो मतलब हमारे आस पड़ोसी में कौन से बम है, चाइना हो गया, पाकिस्तान, दो के पास न्यूक्लियर बम है। तो अपनी फर्स्ट नो फर्स्ट यूज पॉलिसी यही है। अगर पर यह है कि अगर हमारे इंडिया के साथ में कोई बायोलॉजिकल और केमिकल वार छेड़ता है और या कोई न्यूक्लियर बम अगर पहले गिराता है, तो फिर हम ये नहीं सोचेंगे कि उसने हम पे एक गिराया है। अगर उसने शुरुआत की है तो फिर हम, मतलब कोई गिनती नहीं होगी, हम इतने गिराएंगे। तो ये इंडिया की पॉलिसी है। तो इसको भी डाइल्यूट करने की सोच रही थी कि अभी हमें नो फर्स्ट यूज पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट जब हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, दूसरे ने पहले ही यूज कर दिया, तो हमारे पास फिर बचेगा ही क्या। अगर आप सोच लीजिए, चाइना आज अगर हमारे पास 15-20 एटम बम गिरा देता है, पाकिस्तान 15-20 एटम पहले गिरा देता है, तो हम फिर बाद में किस पे यूज करेंगे। हमारे तो लगभग जो पता है 80,000 लोग एक साथ खत्म होते हैं, और आज तो ये तो उस समय की बात है, आज तो कितने बुरे एटम बम है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो चलो थोड़ा सा याद रख लेना, पहला एटम बम कहाँ गिरा था, एंड कौन से देश में गिराया था, किसने गिराया था, और नाम क्या था, ये चीज़ें याद रख लेना आप। नेक्स्ट न्यूज़ है, जो बेरत है लेबनान एक्सप्लोजन, ये भी एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई है अभी 4 अगस्त को। जो एक ब्लास्ट है उसमें लगभग 100 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं अभी भी, मतलब काउंटिंग, मतलब ऑफिशियल डाटा नहीं है। और लगभग 4,000 से ज़्यादा लोग इंजर हुआ गए। पूरी की पूरी सिटी, मतलब अचानक जो सीप्रस के आसपास तो भूकंप भी आ गया था, इतना बुरा बुरा तो था एक जो ब्लास्ट हुआ था। और मशरूम क्लाउड, पूरा का पूरा जब बम फटता है ना, ऊपर एक मशरूम क्लाउड हो जाता है, तो वो ऊपर देखने को मिला गया था। लगभग यहाँ रीजन क्या था कि लगभग 2750 टन का जो अमोनियम नाइट्रेट था, वो भी अनसेफ जगह, अनसेफली, सेफली नहीं, जो ये अनसेफ है, ठीक है, अनसेफ है, जो वेयर हाउस में रखा गया था, ठीक है। तो ये अमोनियम नाइट्रेट अनसेफ जगह हाल गया था, और अमोनियम नाइट्रेट की वजह से ये हादसा हुआ। तो ये इंडिया को भी सोचने की बात है कि सारे के सारे जितने भी जो ऐसी चीज़ें हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जहाँ अमोनियम नाइट्रेट है, तो इनका बार एक बार सिक्योरिटी चेक जरूर कराया जाए, इंस्पेक्शन जरूर कराया जाए। ऐसी हम ऐसी चीज़ें अभी झेलने की कगार पे नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो लगातार बॉयलर ब्लास्ट हो रहे हैं। वहाँ बंजांग में एक ऑयल में फायर लग गई है, गुजरात में, फिर तमिलनाडु में, और बहुत जगह बॉयलर, नागपुर महाराष्ट्र में क्या है, बॉयलर ब्लास्ट हो गए। तो ये चीज़ें अभी, ये कंडीशन, एक तो इकोनॉमी वैसे भी मतलब स्लो हो रही है कोविड-19 के चलते, और फिर हम इतना इकोनॉमी बड़ा इम्पैक्ट तो हम सहने के लिए अभी तैयार नहीं है कि कितने बॉयलर ब्लास्ट हो गए, उनमें भी काम होना है। तो ये चीज़ें हम सहने के लायक नहीं है। तो अभी थोड़ा सा अमोनियम नाइट्रेट के बारे में देख लेते हैं। ये क्या यूज, मेनली क्या यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर बनाने के लिए काम में किया जाता है, क्योंकि एक नाइट्रोजन का गुड सोर्स है। और अगर माइनिंग वगैरह करते हैं तो ये एक्सप्लोजिव के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन ये अपने आप कभी भी एक्सप्लोड नहीं करता है अगर इसको सही तरह से इग्नाइट नहीं किया जाए। तो इसमें 2-3 चांस हो सकते हैं, तो आगे मैं बताऊंगा क्या चांस है। और ये कि जब ये एक्सप्लोड होगा, तो आपको पता है जो अमोनियम नाइट्रेट है तो टॉक्सिक गैस छोड़ेगा। तो मतलब अभी तो लोग मरे हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट आगे टाइम पे भी होगा, क्योंकि जब ये अनटॉक्सिक जो टॉक्सिक गैसेज हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड अमोनियम गैसेज रिलीज होगी, तो वहाँ पे अभी तो बीमारियाँ और भी फैलेंगी। तो ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है। तो इसका देख लेते हैं कौन क्या क्या हो सकता है इसमें। तो एक तो लेबनान हो गया, जो ये मेडिटेरियन सी हो गया, ठीक है। तो ये सिपरस था जहाँ पे भी बम अभी, मतलब इसके बम फटने के बाद क्या है, यहाँ पे भूकंप के झटके भी आए थे। तो लेबनान ये है, मेडिटेरियन सी में इजराइल के ऊपर है और सीरिया के पास है। तो सबसे पहला डाउट जाता है कि इजराइल ने कहीं ये कुछ काम किया है, मतलब बम गिरा है इजराइल ने किया है। लेकिन इजराइल ने ऑफिशियली मना कर दिया कि उनका कोई हाथ नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम क्या इजराइल पे अटैक होते रहते हैं, तो इजराइल सामने से क्या वापस अटैक कर देता है, जो अरब देश है उन पे इजराइल की और अरब देशों की लड़ाई होती रहती है। तो लेकिन अभी क्या है, इजराइल ने साफ साफ मना कर दिया कि हमारा कोई भी इसमें हाथ नहीं है। तो आप मैप पे फिर देख लेना कि ये लेबनान का बेरत है, ये यहाँ पे है। तो ये एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है, पहली बात तो इसका बॉर्डर, इस पे बॉर्डर टच करता है सीरिया का और इजराइल का, दो ही बॉर्डर टच करते हैं। तो ये आप देख लेना, कभी भी मैप बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और कौन सा जो सी टच करता है, मेडिटेरियन सी टच करता है इसको। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, शुगर कैन प्रोडक्शन पॉलिसीज एंड इम्पैक्ट। तो आपको पता है कि अभी पॉलिसियाँ चेंज की गई हैं, बहुत सारी पॉलिसियाँ शुगर कैन के रिलेटेड। तो इससे क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो इंडिया, आप तो याद, पहले बात तो याद देख लेना, इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, कि हम ही खेले, हमने ही बनाया और हम
मिटाने वाले हैं यहाँ पे। एक तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और सेकंड ही कंज्यूमर है, मतलब हमने उगाया और हमने ही खा लिया, ठीक है। तो ये याद रखना, एक मजाक के लिए था, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर केन। तो एक पॉलिसी क्या क्या थी कि एक तो शुगर केन के चलते क्या है, इसमें क्या है, किसान बहुत बार क्या है, मतलब आक्रोश पैदा होता था कि इनकी क्या, जब शुगर मिल्स होती है ना, वो गन्ना लेती नहीं थी, और ये क्या, गन्ना फिर अगर तुरंत एक दिन के अंदर अगर नहीं जाए ना, तो क्या फिर ये सूखने लगता है, फिर उसका कोई मतलब नहीं होता। तो क्या, एक तो इनके सपोर्ट प्राइस नहीं मिलती थी, तो गवर्नमेंट ने भी नियम बनाया कि इनको मिनिमम सपोर्ट मिलेगा, और इनकी गारंटी सेल होगी, मतलब सेल गारंटेड हो गया गवर्नमेंट के द्वारा कि इनको लेना ही लेना है। और क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी शुरू हो गया शुगर के लिए। जो अगर आप पीडीएस शुगर की शुरू कर दी हो, चीनी की पीडीएस शुरू कर दी है, तो मतलब चीनी का उत्पादन ज़्यादा होगा बेसिकली, और चीनी का अगर उत्पादन ज़्यादा होगा तो आपको शुगर केन ज़्यादा खरीदना पड़ेगा। तो ये भी है कि इनका मतलब अच्छा, फार्मर्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि वो शुगर केन वाले जो फार्मर्स हैं, उनका मतलब गारंटेड इनकी बिक्री होगी। और दूसरा है कि प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, जो इथेनॉल का क्या है कि प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया, कि जो हम क्या है, जो कार्बन जो एमिशन को रोकने के लिए इथेनॉल को पेट्रोल में और डीजल में पेट्रोल में मिला रहे हैं, तो उसका उसके लिए भी शुगर, ये वो भी शुगर केन से बनता है, तो प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल भी इसके लिए मतलब उत्पादन में एक महत्वपूर्ण घटक है। तो क्या है, अगर जो ये कुछ चीज़ें इंक्लूड जो पॉलिसीज हैं, इससे क्या होगा, जो शुगर केन का जो प्रोडक्शन है वो मतलब और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो हर चीज़ अब बढ़ता है, तो कुछ अगर कोई चीज़ें पॉजिटिव होती है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पक्का होता है। तो अभी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, जब ये इसका इतना सॉरी प्रोडक्शन बढ़ गया है, तो एक तो क्या हो गया, एक शुगर केन जो है कैश क्रॉप है, मतलब तुरंत आपको कैश क्रॉप, आप जानते हो कैश क्रॉप है, इसका पैसा डायरेक्ट मिलता है। तो इससे क्या होता है कि ये फूड क्रॉप, जो फूड क्रॉप्स होती है अपनी, गेहूं चावल, उसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और इसका क्या है, तुरंत आपको पता है कि गारंटेड सेल हो गया, तो इसको तुरंत ये फूड क्रॉप्स को रिप्लेस कर देगा। और जो अपने जो जो फूड जो क्रॉप्स होते हैं, जो अपनी फूड पॉलिसीज हो गई, तो आत्मनिर्भरता जो खत्म होने लग जाएगी, क्योंकि जब खाने पीडीएस सिस्टम फिर उसे फूड क्रॉप्स में हैम्पर करेगा। दूसरा क्या है, शुगर केन क्या है, उसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए शुगर केन को। तो वो क्या है, इससे क्या है, लोग क्या ज़्यादा पानी डिप्लीट करेंगे, तो एक वाटर डिप्लेशन का भी एक कोज बन जाता है। तो ऐसी दो तीन चीज़ें आप याद रख लेना। चलो अभी आज नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इरेडिकेशन मॉडर्न स्लेवरी रिपोर्ट, तो एक इरेडिकेशन मॉडर्न स्लेवरी रिपोर्ट आई है, उसने किसने पब्लिश किया, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव ने। तो ये देख लेना क्या है, इरेडिकेशन मॉडर्न स्लेवरी रिपोर्ट, जो कि कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, तो ये बाद में देखेंगे कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव क्या है। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो मॉडर्न स्लेवरी है वो 2020 तक हमें खत्म करनी थी, और जो इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 8.7 जो टारगेट था, उसको क्या है, हमें अचीव करना था, कि जो फोर्स लेबर हो गई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, और चाइल्ड लेबर था, उसको हमें अचीव करना था। तो इसमें क्या बताया गया, जो 1/3 कॉमनवेल्थ कंट्रीज, कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन कौन सी है, जो कभी ना कभी जो ब्रिटेन का उपनिवेश रही है, ठीक है, वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अंडर आती हैं। तो क्या है, 1/3 जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, उन्होंने क्या है, फोर्स मैरिज को क्रिमिनलाइज कर दिया है, कोई बात नहीं। और 23, ये हेड नोट नहीं है, 23 जो नेशंस हैं, उन्होंने क्या किया है कि जो क्रिमिनल हेड नोट, मतलब एच हेड नोट मतलब नहीं किया है, सॉरी, ये हेड नोट दूसरा हो गया, कि क्रिमिनलाइज नहीं किया सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, मतलब 23 देश अभी हैं, अभी तो हमने तो इंडिया में कर दिया है, कोपरा जो नियम लगाया वो कर दिया, लेकिन अब कुछ 23 देश हैं, उनमें अभी भी तक भी जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन है, उनको कॉमर्शियल को क्रिमिनलाइज नहीं किया है। और ये भी बताया गया कि एक जो 150 में से एक बंदा है, वो क्या है, कॉमनवेल्थ देशों में क्या अभी भी कंडीशन मॉडर्न स्लेवरी में, मतलब अभी जी रहा है, 150 में से एक बंदा मॉडर्न स्लेवरी। अब मॉडर्न स्लेवरी में क्या आती है, जो फोर्स लेबर हो गया, चाइल्ड लेबर हो गया, तो मॉडर्न स्लेवरी में आता है, जो चेन हो जाता है। तो क्या, नन एशियन कंट्रीज इन द ग्रुप हैज इम्प्लीमेंटेड लॉ अगेंस्ट ला, LAW है ना, लॉ अगेंस्ट फोर्स लेबर इन सप्लाई चेन। आपको सप्लाई चेन को आप थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सप्लाई चेन क्या होता है कि जब हम कुछ चीज़ शुरू इनिशियल चीज़ से बनाते हैं और उसका पूरा प्रोडक्ट बनता है, तो किसी को पता नहीं है उसके बीच में कहाँ फोर्स लग गया। हमें हर लोग क्या है, हम भी कहीं बाहर जाते हैं तो हमें सस्ती से सस्ती चीज़ें चाहिए। अब सस्ती चीज़ें कैसे बनेंगी, जब कंपनी उनको क्या सस्ते दामों में बनाएगी, वो कंपनी अगर हमें सस्ते दामों देगी। अब कंपनी उस चीज़ को सस्ते दाम में कैसे बेचेगी, जब उसको मटेरियल ज़्यादा मिलेगा सस्ते दामों में। और मटेरियल ज़्यादा सस्ते दामों में कैसे मिलेगा, जब वो ज़्यादा उत्पादन होगा और वो भी चीप लेबर में उत्पादन होगा। तो इनडायरेक्टली इसमें क्या, यहाँ पे एक्सप्लोइटेशन किसका हो रहा है, चीप लेबर में, कि जो वहाँ पे जो लेबर कर रहे हैं उनको चीप, मतलब कम पैसों में वो काम करा रहे हैं। और जो वहाँ पे जो कुछ चीज़ें जो इनिशियली प्रोडक्ट जो खरीद रहे हैं, जो बेच रहे हैं, उनका भी क्या, वो ज़्यादा तो प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उनको पैसा कम मिल रहा है। तो ये सप्लाई चेन में क्या है, जो एक मॉडर्न स्लेवरी का रूप है, जो इनिशियली कोई मतलब शुगर केन, मतलब अभी शुगर केन के लेते हैं, तो शुगर केन बना रहे हैं, तो उन्होंने पहले 2 एकड़ में बनाई, लेकिन अभी क्या है, उसको बाहर हमें चीनी का दाम कम चाहिए। तो क्या होगा, एक तो उनको वहाँ पे शुगर ज़्यादा बनानी पड़ेगी, तो उनको वहाँ पे जो लेबर है उनको मेहनत ज़्यादा करने की भी पड़ेगी। और उन्हें जो मेहनत ज़्यादा करने के बाद भी उनको क्या होगा, जो शुगर केन है
उसको क्या है सस्ते दामों में बेचना पड़ेगा, तो फिर क्या हुआ, एक्सप्लोइट वही हुआ। तो ये होता है कि सप्लाई चेन में जो मॉडर्न स्लेवरी इस तरह काम करती है। तो ये हो गया कि किसी ने भी अभी ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है कि जो सप्लाई चेन में जो फोर्स लेबर है उसको किसी तरह कम किया जाए। और इंडिया में भी क्या अकाउंट किया गया है, जो 1/3 ऑल चाइल्ड ब्राइड इन द, जो कि वर्ल्ड में 1/3 जो चाइल्ड ब्राइड है वो इंडिया में पाए जाते हैं ना, मतलब 1/3 पाए जाते हैं, मतलब इंडिया में चाइल्ड ब्राइड है जो 1/3 1/3 जो जो बच्चियां हैं उनका अभी भी मतलब शादी छोटी उम्र में हो रही है इंडिया में। और अभी भी देश में बताएगा आप बहुत सारे नियम होंगे, लेकिन कोई कोऑर्डिनेशन, कोई बॉडी नहीं बनाएगी और कोई प्लान नहीं है इसको रोकने के लिए। हमने जरूर मिनिस्ट्री बनाई थी, लेकिन उसका कोई प्लान इंप्लीमेंट नहीं हो रहा सही से। तो अभी देख लेते हैं कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव क्या है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि काम करती है ह्यूमन राइट्स इन द कंट्रीज ऑफ कॉमनवेल्थ। तो ये छोटा सा मतलब पूछा जा सकता है कि आप बता सकते हो कि ऐसी मतलब कॉमनवेल्थ के लिए भी एक ह्यूमन राइट कमीशन है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, ओपनिंग अप सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ओपनिंग अप सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो क्या है, जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है उसने क्या प्रपोज किया है, सीजीडी, ये थोड़ा देख लो ना, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, क्योंकि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है ना, जो एस टू थर्ड, ये एस तो यार दूसरा आ गया, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करें, ताकि आपको भी इसमें जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें मतलब मौका मिल सके, आप भी अपना हाथ आजमा सको, काम कर सको सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में। तो आपको पता है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जो सीएनजी हो गई, दूसरा पाइप गैसेज हो गई, तो वो आप घर घर में प्रोवाइड कर सकते हो। तो इसमें क्या है कि अभी तक तो क्या है, इंद्रप्रस्थ कंपनी हो गई, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड होगी, एक तो वह है, और दूसरा महानगर गैस लिमिटेड मुंबई में। दो ही चीज़ें अभी काम करी है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो और उसमें इससे क्या होगा, इसका ये टैरिफ तो ये जो कंपनी है वो डिसाइड करेंगी, लेकिन अभी तक क्या है, जो प्राइस का जो रेगुलेट करता है, रेगुलेट कौन करता है, ये करता है जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड करता है। तो इसमें क्या है कि जो उनको अगर ये प्रोवाइड करेंगे ना तो उनको एक्सेस मिल जाएगा, है ना, तो क्या थर्ड पार्टी कंपनी हो जाएंगी, कि वो भी अभी थर्ड पार्टी कंपनी एक्सेस मिल जाएगा, ऐसे नहीं है। ठीक है, तो अभी इससे क्या होगा, अगर आपको पता है मार्केट में अगर कहीं कंपटीशन बढ़ता है, तो कंपटीशन बढ़ता है तो चीज़ें सस्ते दाम में बेची जाती हैं, तो इसमें क्या है, सीएनजी की प्राइस कम हो सकती है, लेकिन इससे गलत इफेक्ट भी जाता है, प्राइवेटाइजेशन बढ़ जाएगा। और प्राइवेटाइजेशन में क्या, कीमत एक स्तर तक ही कम होती है, बाद में जाने के बाद क्या, कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती है। ये चीज़ भी आप देखना प्राइवेटाइजेशन में। और अगर अगर और कीमत सस्ती करना है तो लोग क्या, फिर उससे क्या, जो उसकी क्वालिटी होती है ना, उससे कंप्रोमाइज शुरू कर देते हैं। अगर वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर ये मतलब अच्छा नहीं बनाओगे, तो उससे क्या है, बार बार मतलब जो एक्सीडेंट होने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। तो ये चीज़ें आपको जो जोड़ना पड़ेगा कि अगर ये चीज़ें हो रही है, लोअर प्राइस हो रही है, तो इसके इम्पेक्ट क्या हो सकते हैं, तो ये से आपको जोड़ना है। अगर लोअर प्राइस करेंगे तो उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर में फिर क्या कंप्रोमाइज़ करने लग जाएंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर में कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, तो अगर ये जो ब्लास्ट जो ये ना, जो कुछ केमिकल जो एक्सप्लोजिव टाइप की चीज़ें होती है नेचुरल गैस, तो ये फिर ब्लास्ट कर सकती हैं। तो इससे जन और मान हानि को सबकी हाना क्या है, हानि हो सकती है। तो देखिए पेट्रोलियम एंड गैस नेचुरल गैस बोर्ड क्या है, ये भी एक स्टेचुटरी बॉडी है, तो याद रख लेना स्टेचुटरी बॉडी है, जो कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट 2006 के तहत बनाई गई थी। नेक्स्ट न्यूज है, स्पेस एक्स विथ नासा क्रू इज बैक। जो स्पेस एक्स का जो ये कैप्सूल है, वो नासा के जो क्रू हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे थे, उनको लेके अभी वापस आया है। तो जो ये कैप्सूल को गल्फ ऑफ मैक्सिमो ये लैंड किया है, तो ऐसे लैंड करता है कि जो ये कैप्सूल है, ऊपर देख रहे हो ना, ये कैप्सूल है, ये इसमें सारे अभी क्रू हैं, तो ये वहां से आया आया और जो पैरासूट इसमें खुल गए और ये समुद्र में आके गिर गया। फिर क्या, ये बोट वगैरह जाके होते हैं, इसको उठा के ले आती हैं, जैसे उठा के और यहाँ पे रख लिया है, और इसमें से फिर कैप्सूल जो क्रू होते हैं वो बाहर आ जाएंगे। तो इससे क्या है कि इससे पहले कोई भी प्राइवेट कंपनी, ठीक है, कोई भी प्राइवेट कंपनी ने ऐसा काम नहीं है कि एस्ट्रोनॉट को मतलब जो स्पेस से लेके आए, और लेके भी कोई भी प्राइवेट नहीं कंपनी, जो जो पहली कंपनी है जो कि एस्ट्रोनॉट को स्पेस में, आउटर स्पेस में लेके गई है और वापस लेके आई है। तो ये भी याद रख लेना, जो ये स्पेस एक्स क्या है, फाउंडेड की गई थी 2002 में, जो एलोन मस्क है उनके द्वारा फाउंड की गई थी, टू रिड्यूस द स्पेस ट्रांसपोर्टेशन, जो स्पेस ट्रांसपोर्टेशन की जो कीमत है उसको रिड्यूस करना, और जो मार्स में कॉलोनाइजेशन, मतलब आपको मार्स में प्लाट काटने का काम भी हो रहा है। तो अगर अपने आप को मोटिवेट करना है, तो मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, आप एलोन मस्क की जीवनी जाके जरूर देखिए, चाहे आप गूगल पे जाके देखिए। वो बंदा सड़क पे पड़ने वाला बंदा आज वर्ल्ड की नंबर 1 प्राइवेट कंपनी जो स्पेस में एक्सप्लोर करी है, सड़क पे पड़ा है बंदा, और वो आज वहां पे है। तो आपको मोटिवेट करना है, तो आप मोटिवेट कहीं से भी हो सकते हो। तो एक बार अपने आप जाके उसको, उनके बारे में जिंदगी में जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है कोविड 19 बायो रिपोजिटरीज
बनाई गई हैं, जो 5 बायो रिपोजिटरीज बनाई गई हैं। तो क्लिनिकल एंड वायरल सैंपल, जो क्लिनिकल एंड वायरल जो सैंपल्स हैं उनको रखा जाएगा। तो ये किसके मतलब सपोर्ट से बनाई गई है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की सपोर्ट से बनाई गई है। तो ये 5 हैं, तो आप ये देख लेना कौन कौन सी है। एक तो फरीदाबाद में, दो एक दिल्ली में, एक पुणे में, भुवनेश्वर और बेंगलोर में। तो ये चीज़ें याद रख लेना। एनसीआर बायोटेक साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गई, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बायोलॉजी साइंस हो गई, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस हो गई, लाइफ ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस हो गई, और इन स्टेम बेंगलोर होगी। तो इससे क्या होगा? टू जुडिशली यूज अ सिंपल टू सैंपल, ठीक है, सिंपल नहीं, सैंपल टू प्रमोट रिसर्च है। तो जो सैंपल लिया जाएगा, जो कोरोना वायरस जो केसेस के जो जो पेशेंट हैं उनका सैंपल लिया जाएगा, और फिर क्या होगा? उसका मतलब उससे उसकी पढ़ाई की जाएगी, मतलब कैसे कोरोना वायरस मतलब स्प्रेड हो रहा है, उसकी क्या क्या कारण है। तो उसका जुडिशियल यूज किया जाएगा, मतलब जुडिशियल अच्छी तरीके से यूज किया जाएगा। और जो जो इंडियन जो एकेडमिया है उनको भी प्रमोट किया जाएगा, जो इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल एंटिटीज है वो भी जो इसका सॉल्यूशन निकाल सके। सॉरी, ये मत सोचना कि कोरोना वायरस हो गया, कोरोना वायरस का बात चल रही है तो, ठीक है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या है, जो इंडियन जो एकेडमी है, जो एक आत्मनिर्भर भारत भी फिर क्या बनेगा कि वो जो खुद अगर इसकी पढ़ाई करेंगे तो फिर वैक्सीन भी तैयार करेंगे। जैसे ऑलरेडी इंडिया बहुत सारी वैक्सीन तैयार करी है, लेकिन जो ऐसे वायरसेस होते हैं ना, उनकी जो जीवनी होती है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, वो पढ़ना एक मतलब आगे के लिए हमें क्या एक बेस तैयार कर देता है। तो आज के लिए न्यूज़ इतना ही। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो फर्स्ट एटम बम गिराया गया था वो किस सिटी पे गिराया गया था? तो ये याद रखना। और जो फर्स्ट एटम बम था वो जापान पे अगर गिराया गया था, उसका नाम क्या था? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिटी का नाम नहीं रखा है, आपको बता दिया, क्योंकि आपको सिटी का नाम देगा तो पता चल जाएगा। तो देख लेना, जो जापान पे गिराया गया था उसका नाम क्या था? जो बेरत लेबनान में एक्सप्लोजन, जो बेरत लेबनान में जो एक्सप्लोजन हुआ था, उसका रीजन क्या था? मतलब किस चीज़ की वजह से ये कौन सा जो एक केमिकल सब्सटेंस था उसकी वजह से ये एक्सप्लोजन हुआ? जो इंडिया शुगर केन प्रोडक्शन में कौन से नंबर पे है? इरेडिकेशन मॉडर्न स्लेवरी रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी इसे कौन सी बॉडी है? मतलब आपको ये बताना है कौन सी बॉडी है। फर्स्ट प्राइवेट कंपनी वो सेंट एस्ट्रोनॉट इन स्पेस, उस कंपनी का नाम बताना है। कोविड-19 रिपोजिटरी एस्टैब्लिश द सपोर्ट ऑफ, कौन से किसके सपोर्ट से ये एस्टैब्लिश की गई है? जो विच ऑर्गेनाइजेशन हैज कोलैबोरेटेड विद सिडबी टू लॉन्च एमएसएमई सक्षम पोर्टल। ये 2 दिन पहले न्यूज़ का है, ठीक है। कभी कभी क्या मैं पुरानी न्यूज़ का भी आपके लिए क्वेश्चन उठाता रहूंगा, क्योंकि आपको याद होता रहे। तो एमएसएमई सक्षम किस मतलब सीडीपी के साथ कोलैबोरेशन किसने किया था, ये बताना है। और वर्तावली वीकली संस्कृत प्रोग्राम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो आज के लिए न्यूज़ में इतना ही। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो skvincent.blogspot.com से। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप बेशक डिसलाइक कीजिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा डिसलाइक क्यों किया। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। आज के जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके आंसर के साथ, नई न्यूज़ के साथ एंड एक नए जोश के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।